अकबर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल। जो अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम कहते थे। तो अकबर का है जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम। इसको फर्दर इम्प्रूव करते हैं टोडरमल, तब ये दहशला सिस्टम कहलाता है जो 1580 में कंप्लीट हुआ था। तो राजा टोडरमल का है दहशला सिस्टम। ये पहले जब्ती सिस्टम या बंदोबस्त सिस्टम था अकबर का। इसमें टोडरमल एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें पास्ट 10 ईयर के बेसिस पे जो एवरेज यील्ड होगा लैंड का वो फिक्स कर दिया जाता है। पास्ट 10 ईयर्स में जो भी एवरेज यील्ड हुआ है लैंड का, उसके हिसाब से ये लोग लैंड रेवेन्यू फिक्स कर देते थे। इसमें जो लैंड हम देखते हैं ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, पोलज और परौती, छच्छर और बंजर। पोलज होता था जो हर साल कल्टीवेट होता था, परौती 2 साल में एक बार होता था, और छच्छर 4 साल में या 3 साल में एक बार कल्टीवेट होता था, और बंजर जो कि 5 या उससे भी ज़्यादा साल में एक बार, मतलब तभी वो बंजर है, आप समझ सकते हो कई साल लग रहे हैं उसको। तो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वॉज मेड जनरली इन कैश। अब हम देखते हैं इसका मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। अब याद रखना है कि ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इस सिस्टम में एवरी ऑफिसर वॉज असाइंड अ रैंक या मनसब। हर ऑफिसर को एक रैंक दे दी जाएगी, मनसब दे दिया जाएगा। अब इसमें जो लोएस्ट रैंक होती थी वो 10 होती थी, और हाईएस्ट 5000 हो सकती थी नोबल्स के लिए। प्रिंसेस के लिए जो रॉयल ब्लड के होते थे उन्हें और भी ज़्यादा रैंक मिलती थी। रैंक डिवाइडेड होती थी 2 में, जाट और सवार में। जाट का मतलब है जो पर्सनल, इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। और सवार रैंक जो होती थी वो इंडिकेट करती थी कि कितने कैवलरी मैन हैं who was required to maintain। अब हर सवार को एटलीस्ट 2 हॉर्सेस मेंटेन करने थे, और मनसब रैंक हेरेडिटरी नहीं थी। ये जो सारे अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस होते थे, और डिसमिसल्स भी जो होते थे, डिसमिसल्स भी दैट दीज वर डायरेक्टली मेड बाय द एम्परर। तो मनसबदारी सिस्टम हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं, ये हॉर्सेस कितने, कैवलरी मैन कितने मेंटेन कर सकता है, इन सब चीज़ों पे है, और इन्हें रैंक भी दी जा रही है। तो ये चीज़ मनसबदारी सिस्टम है। इसके बाद में हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे शेरशाह सूरी का, जो कि, और वी कैन से कि हमने शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकबर से भी पहले देखना था, तो वो हमने उसमें देखा हुआ है, जिसमें कि वज़ारत, वज़ारत, दीवान आरिज़, दीवान रसालत और दीवान इंशा की बात की गई थी। और इसमें जो 47 सरकार्स हैं उनको परगनाज में डिवाइडेड किया हुआ था। हम समझ सकते हैं यहाँ पे सरकार स्टेट्स की तरह है और परगनाज डिस्ट्रिक्ट की तरह है। औरंगज़ेब का हमने देखा है कि उसने जिज़िया और पिलग्रिमेज टैक्स फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया था, और मोरल कोड्स के लिए उसका डिपार्टमेंट है, और उसमें ऑफिसर है मुहतसिब। अब हम मुगल्स की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को देखते हैं। मुगल पीरियड सॉ इम्पॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैनी यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड traders came to India, and their accounts contain a mine of information about the socio-economic conditions of India. In general, they describe the wealth and prosperity of India and also the luxurious life of the aristocratic classes. On the other side, they also mentioned the poverty and sufferings of the ordinary people such as peasants and artisans. मुगल नोबिलिटी की बात करते हैं। दे फॉर्म्ड अ प्रिविलेज्ड क्लास। इनमें से ज़्यादातर फॉरेनर्स थे, टर्क्स थे, अफ़गान्स थे। मैंने देखा कि लोधी डायनेस्टी से पहले तो सारे टर्क्स ही थे, फिर अफ़गान्स आए थे, बट इनमें हम देखेंगे बाद में कि जो टर्क्स और अफ़गान्स हैं ये दोनों फॉरेनर्स हैं, क्योंकि हमने देखा है दोनों होंगे। बट देयर वॉज टसल बिटवीन दैम थ्रू आउट दिस पीरियड। लेकिन इनमें से काफ़ी तो इंडिया में ही सेटल हो गए थे और उसे अपना परमानेंट होम बना लिया था। इन्होंने खुद को इंडियन सोसाइटी और कल्चर में एसिमिलेट किया। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड सम ऑफ देयर पर्सनल ट्रेट्स। अकबर के टाइम से ही जो हिंदूज थे, पर्टिकुलरली द राजपूत्स, वर इंक्लूडेड इन द नोबिलिटी,
एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं राजा टोडरमल और मान सिंह, बीरबल। में देखने वाली चीज़ है कि बाद में मराठास ऑल्सो जॉइन दी मुगल सर्विस एंड रोज टू दी पोजीशन ऑफ नोबल्स। तो मराठास की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, ये बात याद रखनी है। द मुगल nobles were paid high salaries, but their expenses were also very high. Each noble maintained a large number of servants, horses, elephants, etc. The nobles tried to follow the luxurious lifestyle of the Mughal emperors. They wore fine clothes and ate imported fruits. Costly jewels were worn by men and women. They also made costly presents to the emperors. अगर हम यहीं पे रूरल मैसेस की बात करें तो जहाँ पे वेल्दी पीपल सिल्क और कॉटन क्लोथ्स पहनते थे, जो पुअर पीपल थे वो मिनिमम क्लोथ्स पहनते थे। दे सफ़र फ्रॉम इनसफिशिएंट क्लोथिंग इवन ड्यूरिंग द विंटर। निकेतन जो हैं, उनके अकॉर्डिंग निकेतन जो हैं, उन्होंने बोला है कि डेक्कन में लोग बेयर फुटेड घूमते थे क्योंकि लेदर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई था। तो हमें याद रखना है कि जो लेदर वाली बात कही है ये निकेतन ने बोली है और ये डेक्कन से रिलेटेड है। डेक्कन में इनका रूल कैसा था वो आप समझ सकते हो। उसके टाइम पे तो हम ज़्यादा ही देखते हैं कि अकबर ने स्टार्ट कर दिया था और औरंगज़ेब तक डेक्कन में हार्श पॉलिसीज़ जो थी दिल्ली सल्तनत को लेकर, क्योंकि वो लोग शिया मुस्लिम्स थे। अब हम इनकी कुछ स्टेपल फूड की बात करें तो राइस, मिलेट और पल्सेस स्टेपल फूड था। देखो, राइस और पल्सेस, और यहाँ पे आपको मिलेट याद रखना है। फिश वॉज पॉपुलर ऑन द कोस्टल रीजन ऑब्वियसली। घी एंड ऑयल चीप थे और सॉल्ट और शुगर एक्सपेंसिव थे। अब घी और ऑयल अच्छा है मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कैटल अच्छा होगा। As plenty of cattle were kept by the rural people, milk and milk products were available in plenty. इसके एग्रीकल्चर की बात करते हैं। As estimate claims that the population of India at the beginning of the 7th century was 125 million. और यहाँ पे कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल के लिए प्लेंटी ऑफ लैंड अवेलेबल था, इसलिए एग्रीकल्चर प्रॉस्परस भी था। यहाँ पे क्रॉप्स की वैरायटीज़ हम देख सकते हैं, वीट है, राइस, ग्राम, बर्ले, पल्सेस और कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, ऑयल सीड्स। अब कॉटन, इंडिगो और शुगर केन और ऑयल सीड्स ये कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, तभी कॉटन और शुगर केन ये महंगा है। 17th सेंचुरी में दो नए क्रॉप्स आते हैं, टोबैको और मेज़। टोबैको मेज़ आएंगे, टोबैको मेज़ ये दोनों ही बाहर से आएंगे क्योंकि 17th सेंचुरी में हमने देखा यूरोपियन ट्रेडर्स आते हैं। पोटैटो आएगा और रेड चिलीज़ आएंगी बाद में 18th सेंचुरी में। बट नो न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन इंडिया को ना राइस और शुगर का एक्सपोर्ट हम नेबरिंग कंट्रीज़ में करते हुए देखते हैं। ट्रेड की ग्रोथ देखते हैं। जो इंडियन ट्रेडिंग क्लास थी वो भी स्प्रेड होती है लार्ज नंबर में थ्रू आउट द कंट्री। दे वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली प्रोफेशनल। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं सेठ और बोहरा ट्रेडर्स का। सेठ ट्रेडर्स हैं, बोहरा ट्रेडर्स हैं। दे स्पेशलाइज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, वाइल लोकल ट्रेडर्स हैं जो बनिक हैं। और इसी में हम एक और क्लास देखते हैं, बंजारास। ये जो क्लास ऑफ ट्रेडर्स थे ये बल्क में गुड्स को कैरी करते थे। वो स्पेशलाइज्ड इन कैरिंग बल्क गुड्स। The Banjaras used to move to long distances with their goods on the back of oxen, क्योंकि इनके पास ऑक्सेस थे, तो इनकी हेल्प से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। इस टाइम पे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी वो किसी एक कास्ट या रिलीजन को बिलोंग नहीं करती थी। जैसे कि हिंदूज़ में हमारे यहाँ पहले होता था कि वैश्य जो होते थे वो एक अदर कास्ट होती थी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम्स भी हैं यहाँ पे, हिंदूज़ भी हैं, तो इसलिए गुजराती मर्चेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें हिंदूज़ भी हैं, जैन्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, गुजराती मर्चेंट्स हैं। ये राजस्थान में हम देखते हैं ओसवाल्स हैं, महेश्वरीज़, अग्रवाल्स, इनको मारवाड़ीज़ कहा जाता है। तो राजस्थान के जो मारवाड़ी हैं वो ओसवाल, महेश्वरी और अग्रवाल हैं। फिर है मुल्तानीज़, खत्रीज़ और अफ़गानीज़, ये सेंट्रल एशिया से ट्रेड करते हैं। साउथ इंडिया में हम देखते हैं चेतीज़ हैं जो कोरोमंडल कोस्ट पे हैं, और मुस्लिम मर्चेंट्स हैं वो मलाबार कोस्ट पर हैं।
यहाँ हम बंगाल को देखते हैं, शुगर के लिए माना जाता है, शुगर एक्सपोर्ट कर रहा है बंगाल, और राइस भी, शुगर शुगर और राइस, अच्छा राइस का हमें पता है, यहाँ पे शुगर और याद रखना है, एज वेल एज डेलिकेट मसलिन एंड सिल्क, मसलिन और सिल्क भी। कोरोमंडल कोस्ट पे टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा है। गुजरात है एंट्री पॉइंट ऑफ फॉरेन गुड्स, यहीं से फाइन टेक्सटाइल्स और सिल्क जो है वो नॉर्थ इंडिया से ले जाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो है उसको अगर आपको फॉरेन में भेजना है तो आप क्या करोगे, फाइन टेक्सटाइल और सिल्क को आप पहले गुजरात भेज दोगे, वहाँ से जाएगा। इंडिगो और फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट होते हैं नॉर्थ से थ्रू आउट गुजरात, सॉरी गुजरात के थ्रू। तो हम देख रहे हैं कि गुजरात से ही एक्सपोर्ट होगा सभी चीज़ों का। इट वॉज ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर द लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि शॉल है या कारपेट है आ रहा है गुजरात में, गुजरात से फिर ये पूरे आप नॉर्थ इंडिया में या साउथ तक जहाँ भी जाएगा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मेजर इम्पोर्ट्स जो हैं इंडिया में वर सर्टेन मेटल्स सच एज टिन, कॉपर, और उसके अलावा वॉर हाउसेस हॉर्सेस हैं, लग्जरी आइटम्स हैं जैसे कि आइवरी। ये जो बैलेंस है ट्रेड का ये मेंटेन होता है गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट से, मतलब हम गोल्ड और सिल्वर लेते हैं जो चीज़ें हम दे रहे हैं उसके बदले में, और जो फॉरेन ट्रेड की ग्रोथ है वो गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट में इंक्रीज़ होकर होगी। 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा होगा ऐसा, क्योंकि हम देखते हैं डच और इंग्लिश ट्रेडर्स हैं जो गुजरात आते हैं 17th सेंचुरी में, और दे फाउंड दैट इंडियन ट्रेडर्स वर अलर्ट एंड ब्रिस्क, तो वो इंडियन ट्रेडर्स की तारीफ सी कर रहे हैं। इसके बाद में हम देख सकते हैं इनका कल्चरल डेवलपमेंट, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, फिर पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक हो गया जिसमें जहांगीर की बात आएगी, लैंग्वेज और लिटरेचर हो जाएगा।